हम पहले रीतिकाल की विशेषताओं में प्रकृति चित्रण, भक्ति और वैराग्य, प्रशस्ति काव्य आदि अनेक विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की और उसको समझने का प्रयास किया। अब हम उसमें उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता जो है वह है मुक्तक शैली। मुक्तक शैली का हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मुक्तक शैली है क्या और इसको जो अपनाया गया या इसकी जो प्राथमिकता दी वह किन कारणों से दी। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भक्ति काल जो था उसमें प्रबंध और गीत शैली को अपनाया गया था और रीति काल में भक्ति काल की जो प्रबंध और गीत शैली से हटकर इसको दरकिनार करके इसको अलग हटा करके इस युग के कवियों ने मुक्तक शैली को ही अधिक अपनाया है। तो जब हम किसी को अधिकता से अपनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अच्छा ही देखते हैं, कोई न कोई गुण देखते हैं और जो विगत में परंपरा से एक धारा प्रवाह में चला आ रहा है उससे जब हम कुछ अलग हटके उससे कुछ इतर करते हैं तो उसमें हमें कुछ अच्छा ही नजर आती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण उनको प्रबंध और गीत शैली से हट करके मुक्तक शैली को अपनाना पड़ा। तो हम ये देखेंगे कि रीतिकाल के जो कवि थे वो प्रशस्ति काव्य लिखा, श्रृंगार परक कविताएं लिखी, सौंदर्य का वर्णन किया। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब राजाश्रित जो कवि थे उन्होंने श्रृंगार को जो प्राथमिकता दी तो उनके पास मुक्तक काव्य में या मुक्तक शैली में रचना करना उनकी मजबूरी या महती आवश्यकता थी। उसका सबसे पहले हम ये समझने के लिए देखेंगे कि ऐसा क्या कारण था। तो प्रमुख रूप से हम देखेंगे कि जो राजा जिनकी प्रशंसा में उनको खुश करने के लिए या उपहार में कुछ प्राप्त करने के लिए जो कविताएं रची जाती थी वो उनको खुश करने के लिए रची जाती थी। तो हम यह देखेंगे कि प्रबंध काव्य जैसी व्यापक रचना के लिए उन राजाओं के पास ना तो समय था और न ही उनके चित्त में इतना धैर्य था कि वह आसानी से एक लंबे काव्य को या लंबी जो गीत रचना है उसको ध्यान से अपने मन की एकाग्रता से सुन सके। तो उसके लिए आवश्यक हो गया था कि रीतिकाल के कवियों ने राजा की जो प्रशंसा करते थे उनके मनोभावों को, उनकी मनोदशा को, उनकी परिस्थितियों को और उनके परिवेश को समझ करके मुक्तक शैली में काव्य रचना की। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जैसी मतलब कहने का अभिप्राय है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जब राजा के पास समय नहीं है, राजा की मानसिकता अस्थिर सी हो रही है, श्रृंगार में डूबा हुआ है, तो जो उस समय के राजाश्रित कवि थे वह भी उसी के अनुरूप आचरण करने वाले हुए, क्योंकि वो राजा को खुश करने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए उनको छोटे छोटे मुक्तक सुनाने लग जाते थे। तो हम ये देखेंगे कि ये जो कवि थे इनके चित्त में भी धैर्य और स्थिरता का अभाव था। इस अभाव के कारण क्या है, ये जो श्रृंगार की रचनाएं रची जा रही थी, श्रृंगार का जो एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो रहा था उसको वे त्वरित गति से सौंदर्य का प्रभाव अंकित करना चाहते थे। अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को अलग स्थापित करने के लिए, श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए वे उस सौंदर्य का त्वरित गति से
प्रभाव अंकित करना चाहते थे। जब ऐसा चाहते थे तो मुक्तक शैली उनकी महती आवश्यकता थी, या उसके अनुरूप काव्य सृजन करना उसकी मांग थी। हम इसको यूं कह सकते हैं कि इसके लिए मुक्तक काव्य ही सफल हो सकता था। इस युग का अधिकांश काव्य मुक्तक है, और यह मुक्तक जो काव्य है वह दो कारणों से है। उसका पहला कारण हम ये मान सकते हैं कि जो प्राय आश्रयदाता थे उनके पास प्रबंध काव्य को सुनने का न तो समय ही था और न ही वो उस अवकाश में रहते थे, या उनकी मानसिकता वैसी रहती थी। उन्हें तो अपने विलास से, अपने सुरा और सुंदरी में जो डूबे हुए थे उससे ही फुर्सत नहीं थी, तो वो प्रबंध काव्य को कब सुनते। प्रबंध काव्य को सुनने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, एक तारतम्यता चाहिए, एक गति चाहिए। वो उसमें उनमें धीरता थी नहीं। जब धीरता नहीं है, धीरज नहीं है, मनोउद्वेग है, तो वो उस समय उसको नहीं सुन सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि प्राय आश्रयदाता प्रबंध काव्य सुनने का समय और अवकाश नहीं पाते थे। उन्हें विलास से ही फुर्सत नहीं थी। कवि जो थे वह स्वामी की रुचि को देख करके छोटे छोटे मुक्तक काव्य की रचना करते थे, जो उनको तत्काल खुश कर सके, उनको आनंद प्रदान कर सके, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कवि की जो मौलिक क्षमता थी उसका पतन हुआ। दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं मुक्तक शैली के लिए कि जीवन का सर्वांगीण क्षेत्र उपेक्षित होकर श्रृंगार की प्रधानता रही। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आम जनता को क्या चाहिए, व्यक्ति की क्या समस्या है, समाज में क्या हो रहा है, समाज क्या चाहता है, व्यक्ति की क्या दशा है, क्या मनोदशा है, उसकी स्थितियां क्या है, वह किन परिस्थितियों में रह रहा है, इनसे कवियों को कोई सरोकार नहीं था। कवि का उद्देश्य केवल राजा को खुश रखना और श्रृंगार परक रचनाएं करके उन्हें आनंदित करके उपहार स्वरूप अपनी जीविका के लिए कुछ प्राप्त करना होता था। तो यहाँ हम देखेंगे कि जीवन का सर्वांगीण सभी क्षेत्र का विकास इसमें उपेक्षित हुआ है। आम जन की जो भावनाएं हैं, आम जन का जो हित है, आम जन का की जो समस्याएं हैं, उनको उपेक्षित करके श्रृंगार की प्रधानता रही है। इसके लिए मुक्तक शैली ही विशेष रूप से उपयुक्त थी। चमत्कारपूर्ण दोहा साहित्य का बाहुल्य इसी के कारण रहा। अर्थात हम ये कह सकते हैं अपने सौंदर्य में अपने जो प्रशंसा कर रहे हैं, राजा को खुश करने के लिए उनका प्रशस्ति गान कर रहे हैं, श्रृंगार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, त्वरित गति से कर रहे हैं, तो उसके लिए चमत्कारपूर्ण जो दोहा साहित्य का जो बाहुल्य देखने का मिलता है वह भी मुक्तक शैली की ही एक प्रमुख कारण रहा है। इसी के अंतर्गत हम आगे देखेंगे कि जिस तरह मुक्तक शैली का प्रयोग बहुलता के साथ किया है या मुक्तक शैली को ही अधिक अपनाया गया है, उसी प्रकार हम यह देखेंगे कि ब्रज भाषा का प्रयोग भी उस समय की महत्वपूर्ण विशेषता रीतिकाल की रही है। वह इस कारण से हम कह सकते हैं कि इन कवियों ने ब्रज भाषा को साहित्यिक प्रौढ़ता प्रदान की है। साहित्यिक प्रौढ़ता का मतलब है कि उन्होंने साहित्य की परिपक्व अवस्था तक इस भाषा को पहुंचाया है। इसका महत्व भारतेंदु युग तक बना रहा। यह नहीं था कि भी क्षणिक आंशिक प्रभाव था और एक समय के साथ एक लहर आई और मिट गया। नहीं, वो जो प्रभाव था साहित्यिक प्रौढ़ता का, वह महत्व भारतेंदु युग तक बना रहा।
इसके सौंदर्य और माधुर्य से रीझकर अनेक मुसलमान कवियों और बंगाल के वैष्णव भक्तों ने भी ब्रज भाषा को ही काव्य रचना का विषय बनाया। उसका महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि ब्रज भाषा के सौंदर्य और माधुर्य से रीझकर, तो यहाँ हम देखेंगे कि उसका माधुर्य कैसे आया, ब्रज भाषा का सौंदर्य इसमें काव्य में कैसे आया। तो यहाँ हम देखेंगे कि जहां श्रृंगार है वहां माधुर्य भाषा का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी को भी जब हम किसी की सौंदर्य की, किसी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं तो हम कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वह उसके अनुरूप नहीं है। उस श्रृंगार के अनुरूप, उस सुंदरता के अनुरूप करने के लिए ब्रज भाषा का ही माधुर्य और सौंदर्य उपयुक्त बैठता था। इसी में हम आगे देखना चाहेंगे कि घनानंद, रसखान, देव, पद्माकर आदि कवियों ने कोमल कांत पदावली का प्रयोग करके ब्रज भाषा को लचीला संदिग्ध रूप प्रदान किया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहाँ श्रृंगार है वहां पर माधुर्यपूर्ण कोमल कांत पदावली का ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वहां सरसता है, कठोरता नहीं है। जहाँ कठोरता नहीं है वहां जो खड़ी बोली है, अक्खड़ बोली है या कठोर शब्दावली है, उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। तो वहां पे हम देखेंगे कि कोमल कांत पदावली का प्रयोग वहां पर उन्होंने अपने काव्य में, अपने साहित्य में, अपनी रचनावली में किया है। साथ ही हम ये देखते हैं कि अपनी उनकी जो अनुभूतियां थी उनको मूर्त रूप देने के लिए शब्दों, पदों, लोकोक्तियों, मुहावरों, विशेषणों और उपमानों का चयन किया है। मतलब जगह जगह उन्होंने अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए, भाषा के माधुर्य को बरकरार रखने के लिए, उसकी सौंदर्य को और अधिक सरस बनाने के लिए लोकोक्ति, मुहावरे, पदों का प्रयोग इन्होंने किया है। इन कवियों ने गुंजारात्मक, अनुकरणात्मक तथा लाक्षणिक पदावली का प्रयोग करके अपनी उक्तियों को बहुत ही सहज बना दिया है। अर्थात इनके जो भाव और विचार हैं वह ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली में बहुत ही सुंदर रूप में इन्होंने साहित्यिक प्रौढ़ता को प्रदान करते हुए अपने साहित्य में इसको अपनाया है।